हेलो एवरीवन। सो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, कॉन कॉल भी हुआ है कंपनी का। सारी चीजें डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है इनके नंबर्स एंड आगे के गाइडेंस को लेकर के। तो मैनेजमेंट का कैसा कमेंट्री रहा कॉन कॉल में एंड ओवरऑल कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है बिजनेस के अंदर, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इनका बिजनेस मॉडल बहुत बार डिटेल में कवर किया हुआ है हमने, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शॉर्ट में अगर हम समझे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का सबसे जो मेन बिजनेस है वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का। आई मीन रूम एयर कंडीशनर कंपनी ये मैन्युफैक्चर करती है, देन वॉशिंग मशीन है, एयर कूलर है। मेन जो रेवेन्यू है इनका वो एयर कंडीशनर से आता है, 60-65% रेवेन्यू सिर्फ इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आता है। इसके अलावा कंपनी सैनिटरी वेयर सेगमेंट के अंदर है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर कुछ कंपोनेंट्स बनाती है, प्लास्टिक मोल्डिंग करती है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स है, लेकिन मेन जो 70 से 75% रेवेन्यू है कंपनी का वो ये प्रोडक्ट वाले सेगमेंट से आता है। अब अगर आप रूम एयर कंडीशन वाली इंडस्ट्री को देखो तो जो लास्ट ईयर था FY25 या पूरा कैलेंडर ईयर 2024, उसमें दो चीजें थी। सबसे पहले तो ये जो पूरा एसी इंडस्ट्री है इसमें मैन्युफैक्चरर से लेकर के जो आपके ब्रांड्स हैं, रिटेलर्स हैं, अक्रॉस इंडस्ट्री लेवल पे जो आपका इन्वेंट्री है वो बहुत ही लो लेवल पे था। तो मतलब क्या था, सप्लाई काफी कम थी, बिकॉज उसका उससे पिछला जो कैलेंडर ईयर था वो काफी खराब गया था पूरी इंडस्ट्री के लिए, तो इन्वेंट्री लेवल काफी लो थी। देन लास्ट ईयर हमने देखा कि अप्रैल के मिड से आपका जो हीट वेव है वो स्टार्ट हो गया और पूरा समर सीजन बहुत एक्सट्रीम गया था। आई मीन आई रिमेंबर यहाँ पे हमने नवंबर तक में एसी वगैरह यूज करते थे हम। बहुत एक्सट्रीम समर सीजन था, जिसकी वजह से डिमांड में इतना शार्प अपटिक आया और इन्वेंट्री लेवल तो पहले ही लो था। बहुत अच्छा ग्रोथ गया हर एक बिजनेस का, अगर आप देखोगे चाहे रिटेलर्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, सबको काफी अच्छा ग्रोथ मिला। एंड Q3 तक हमने जिस जिस कंपनीज का भी कॉन कॉल डिस्कस किया था, मोस्टली सारी कंपनीज की मैनेजमेंट का कमेंट्री यही था कि इन्वेंट्री लेवल अभी भी नॉर्मल लेवल पे है और डिमांड आउटलुक बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि एक दो एडवांटेज भी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स वगैरह में मिडिल क्लास को, जो कि और डिमांड को बूस्ट करेगा आने वाले सीजन के लिए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो इन्होंने स्टार्ट किया था इस फाइनेंशियल ईयर का अराउंड 33-35% का ग्रोथ का गाइडेंस था, फिर इसको इंक्रीज किया 45% पे, फिर इंक्रीज किया 54-55% एंड देन इवेंचुअली इन्होंने लास्ट क्वार्टर में 86% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया था अपना फुल ईयर FY25 में। तो सबसे पहले पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का देखते हैं कि नंबर्स में इन्होंने अचीव क्या किया, जो गाइडेंस था उसके कंपैरिजन में कैसा एग्जीक्यूशन रहा कंपनी का। तो आई मीन पहले अगर आप ये वाला स्लाइड देखोगे, ये आप जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख रहे हो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का कि 639 करोड़ का रेवेन्यू 4870 समथिंग करोड़ हो गया इनका सिर्फ 5 इयर्स के अंदर। मतलब 5 साल में रेवेन्यू 8 गुना ग्रो हुआ है। वो मेनली कहां से हुआ है, तो आपको दिखेगा ये जो प्रोडक्ट वाला डिवीजन है कंपनी का, जिसमें कंपनी रूम एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, ये 3 प्रोडक्ट जो बनाती है एंड मेनली रूम एयर कंडीशनर, इसने ओवरऑल इस ग्रोथ को ड्राइव किया है लास्ट 5 इयर्स के अंदर। ये सबसे बड़ा चेंज हुआ है इस बिजनेस में, जिसकी वजह से इतना बड़ा वेल्थ भी बना है शेयर होल्डर्स का। 2020 में इस वाले डिवीजन से सिर्फ 23% रेवेन्यू आता था कंपनी का। आज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 72-75% जो रेवेन्यू है वो सिर्फ इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट से आता है एंड यही मेन ग्रोथ ड्राइवर रहा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का लास्ट 4-5 इयर्स के अंदर। देन ऑफ कोर्स ये सारे मार्की क्लाइंट्स है कंपनी के। नंबर्स पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं। Q4 का अगर हम रेवेन्यू देखें YOY 77% की ग्रोथ है कंपनी के रेवेन्यू में। फुल ईयर बेसिस पे अगर आप देखोगे तो उसमें भी 77% का ग्रोथ है। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने गाइडेंस को अपग्रेड करा था और मैनेजमेंट ने बोला था कि पूरे साल में 5100 करोड़ का हम रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं FY25 के अंदर। किया कितना है, 4869। मतलब अगर आप वैसे कंपेयर करो नंबर टर्म्स में तो लगभग 250 करोड़ से अपने गाइडेंस को मिस किया। एंड अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो लगभग 9% से गाइडेंस को मिस किया इन्होंने। 86% का ग्रोथ टारगेट था, 77% किया है, लगभग 9% का गाइडेंस मिस हुआ है। मार्जिन की अगर हम बात करें तो Q4 में तो बहुत अच्छा मार्जिन इंप्रूवमेंट है, 11% से 12%। एंड ये हमने लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था, बिकॉज इनको Q4 के अंदर PLI का बेनिफिट मिलता है। जो PLI इंसेंटिव है गवर्नमेंट का वो Q4 में आता है इस कंपनी के लिए। तो फोर्थ क्वार्टर में इनके मार्जिन वैसे भी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप फुल ईयर बेसिस पे भी देखोगे तो भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 10% का मार्जिन अब लगभग 11% हो गया। इसलिए आपको दिखेगा कि पैट में 100% से भी ज्यादा का ग्रोथ है YOY लेवल पे। इनफैक्ट पैट में इन्होंने अपने गाइडेंस को बीट किया है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि 280 करोड़ का पैट हम करेंगे FY25 में और 291 करोड़ का पैट इन्होंने करा है फुल ईयर FY25 के अंदर। तो वैसे रेवेन्यू में थोड़ा सा गाइडेंस मिस हुआ, लेकिन पैट में गाइडेंस को आउट परफॉर्म किया थी। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जैसा इनका गाइडेंस था लगभग इनलाइन वैसा ही परफॉर्मेंस दिखाया कंपनी ने पूरे फुल ईयर FY25 के अंदर। देन इनका बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो बोरोइंग्स ऑफ कोर्स है कंपनी की, लेकिन उसके साथ में कैश भी लगभग 980 करोड़ के आसपास का है, तो काफी रीजनेबल लेवल पे है। मतलब नेट डेट अगर आप देखो तो पॉजिटिव ही है कंपनी का।
देन आई मीन अगर आप इनका ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्रीज वगैरह देखोगे तो उसकी वजह से करंट एसेट जो है कंपनी के वो 2.5 टाइम इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इसी वजह से आपको दिखेगा कि कैश फ्लो नेगेटिव हो गया कंपनी का। लास्ट ईयर आई थिंक 180-185 करोड़ का इनका पॉजिटिव कैश फ्लो था, इस बार -70-80 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है, बिकॉज आपका ये ट्रेड रिसीवेबल्स और मेनली इन्वेंट्री कंपनी का लगभग 3 गुना इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव आया है। देन इनका गाइडेंस की बात करें कि इस साल के लिए मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। सो FY26 के लिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का कहना है कि जो हमारा प्रोडक्ट बिजनेस है, वही रूम एयर कंडीशनर, एयर कूलर, एसी वगैरह, उसमें कंपनी 35% का ग्रोथ टारगेट कर रहा है प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर। और ओवरऑल जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का बिजनेस है, जिसमें प्लास्टिक मोल्डिंग सारे डिविजन आ जाते हैं, उसमें कंपनी 30% का ग्रोथ टारगेट कर रहा है। जो इनका गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स करके जो जॉइंट वेंचर है जैना ग्रुप के साथ में, जिसमें कंपनी टीवी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, उसमें ये 57% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप कंसोलिडेटेड लेवल पे देखोगे 33% की ग्रोथ का गाइडेंस है मैनेजमेंट का फॉर FY26। इन्होंने पैट का भी गाइडेंस दिया है। कंपनी कह रही है 405 करोड़ का पैट हम टारगेट कर रहे हैं FY26 के अंदर, यानी कि 39% का ग्रोथ पैट के अंदर। टॉप लाइन में 33%, बॉटम लाइन में 39%, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज बेसिकली कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है अपने बिजनेस से। एंड लास्टली कैपेक्स कंपनी 8 से 900 करोड़ का प्लान कर रहा है फॉर FY26। लगभग डबल कर दिया इन्होंने अपने कैपेक्स को। आई मीन 370-400 करोड़ के बीच में कैपेक्स किया है इन्होंने ये FY25 के अंदर। और अगले साल इन्होंने ऑलमोस्ट डबल से भी लगभग ज्यादा का टारगेट रखा है, 800 to 900 करोड़ का। तो ये पूरा रिजल्ट एंड गाइडेंस वाला पार्ट था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। आई मीन एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें तो बहुत सॉलिड एग्जीक्यूशन है, जैसा गाइडेंस था इनफैक्ट उससे बेटर ही करा है, क्योंकि Q1 में तो स्टार्ट किया था 33% के ग्रोथ के गाइडेंस से, लेकिन फुल ईयर में अचीव किया है 77-78% का ग्रोथ कंपनी ने। अब पॉइंट यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा है कंपनी के अगले साल के गाइडेंस को लेकर के, जो FY26 का इन्होंने गाइडेंस दिया है। उसके लिए एक्चुअली इनका कॉन कॉल का जो मेन पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस करते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा हमको। सो बेसिकली अगर आप इस इंडस्ट्री को देखोगे, एसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देखोगे मेनली, तो आई मीन Q3 से ही ये एंटिसिपेटेड था कि जो समर है इस बार भी काफी काफी अच्छा रहेगा इन कंपनीज के लिए। काफी एक्सट्रीम समर रहने वाला है, और बिकॉज वही जो टैक्स में बेनिफिट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, प्लस ओवरऑल अगर हम जो कंज्यूमर का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखा है लास्ट कुछ मंथ्स के अंदर। सो उससे ये एक्सपेक्टेशन था कि डिमांड काफी अच्छी पिकअप करेगी एंड धीरे धीरे इन्वेंट्री बिल्ड करना सारे प्लेयर्स ने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अगर आप लास्ट कुछ वीक्स में रिजल्ट देखोगे और कुछ मैनेजमेंट का कमेंट्री देखोगे तो वैसा समर अभी तक ये रहा नहीं है काफी सारी कंपनीज के लिए जैसा एक्सपेक्टेड था। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज का नंबर में तो आपको रिजल्ट अच्छा दिखेगा, लेकिन कमेंट्री पॉजिटिव नहीं है पूरे साल के लिए, बिकॉज उनका कहना है कि उस तरीके का रोबस्टनेस हमको नहीं दिखने को मिल रहा जैसे जैसे लास्ट ईयर था। उसका एक मेन रीजन ये भी है कि पिछले साल का बेस बहुत बड़ा है, क्योंकि ऐसा इतना इतना एक्सट्रीम हीट वेव था, अप्रैल के मिड से स्टार्ट हो गया था आपका। सो लास्ट ईयर का बेस बहुत बड़ा है, तो उस बड़े बेस के ऊपर अगर आपको इस साल में ग्रोथ दिखाना है तो एटलीस्ट थोड़ा सा आपको वेदर का सपोर्ट चाहिए था, जो अभी तक नहीं मिला है। हालांकि सिचुएशन वैसी खराब नहीं है जैसे 2023 में थी, वहां पे तो काफी अर्ली मॉनसून आ गया था, तो इन सारी कंपनीज का बहुत खराब गया था वो पूरा सीजन। वैसा वैसा सिचुएशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस काइंड ऑफ सिचुएशन आप बोल सकते हो। बहुत एक्सट्रीम समर नहीं है, थोड़ा सा रीजनेबल समर है, एंड अर्ली मॉनसून भी नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन है जहां पे उन कंपनीज का जो पहले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरा साल जो इंडस्ट्री है वो लगभग 30-35% से ग्रो कर सकता है, एसी इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, अब वो एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे कम होती हुई दिखी है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का भी जो कॉन कॉल था उसमें सबसे मेन क्वेश्चन यही था, सारे एनालिस्ट का सबका मेन क्वेश्चन यही था कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उन सारी कंपनीज ने इतना पॉजिटिव कमेंट्री नहीं दिया है। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के तो वही सारे क्लाइंट्स हैं, वही एलजी, ब्लू स्टार, सिंफनी, वही सब इनके क्लाइंट्स हैं मेनली। तो अगर उनकी कमेंट्री पॉजिटिव नहीं है तो उसके अगेंस्ट में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इतना अच्छा ग्रोथ गाइडेंस कैसे दे रहा है? आई मीन 33% का ग्रोथ गाइडेंस। अगर आप सिर्फ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो, एक बिजनेस जो लगभग 80% से ग्रो करा है, उस इंडस्ट्री में जो इसके मेन क्लाइंट हैं उनका सीजन अभी तक इतना अच्छा नहीं जा रहा है, उसके बाद भी ये प्लेयर जो है वो कैसे 33% का ग्रोथ गाइडेंस दे रहा है उस बड़े बेस के ऊपर? सो ये बहुत बार इनको क्वेश्चन पूछा गया एंड मैनेजमेंट ने इस पे क्लैरिफिकेशन दिया है। सो मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप हमारा बिजनेस मॉडल देखोगे, थोड़ा सा समझोगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि हम मतलब हमारे जो प्लेयर है
वो एक कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड है, कंज्यूमर सेंटीमेंट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। बट हमारा जो बिजनेस है वो बहुत डाइवर्सिफाई है, तो ये जो रेवेन्यू का रिस्क है वो इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है हमारे बिजनेस के ऊपर, बिकॉज 35 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ में हमारा टाई अप है, मतलब 35 से ज्यादा हमारा क्लाइंट बेस है अगर हम सिर्फ एसी बिजनेस की बात करें। तो ये एक्चुअली हमको प्रोटेक्ट करता है इस तरीके की जब भी कोई सिचुएशन आती है। और इनफैक्ट ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन कॉल था इस कंपनी का, क्योंकि जनरली इससे पहले के जब आप कॉन कॉल्स देखोगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के, तो पूरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट होता था। एंड कॉन कॉल में एनालिस्ट इनको पूछा करते थे कि आप अपना ग्रोथ गाइडेंस जो है वो अभी भी काफी कंजर्वेटिव दे रहे हो, नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में आपको ग्रोथ गाइडेंस और एग्रेसिव देना चाहिए था। लेकिन ये मैनेजमेंट थोड़ी सी वहां पे काफी कॉशियस नजर आती थी, मतलब जितना गाइडेंस देना है उतनी ही बात करेंगे। इस कॉन कॉल में बिल्कुल अपोजिट था, मतलब एनालिस्ट का कहना था कि जब इंडस्ट्री में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट बिल्डअप हो रहा है तो आप इतने पॉजिटिव क्यों साउंड कर रहे हो। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कॉन कॉल देखें। लेकिन मैनेजमेंट का वही कहना है कि हमारा जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, क्लाइंट बेस 35 से ज्यादा है, कोई भी एक दो क्लाइंट के ऊपर हमारा रेवेन्यू डिपेंड नहीं करता है, तो उसलिए हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा ग्रोथ अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये भी बोला कि हालांकि हमने भी ये चीज सुनी है कि साउथ में कई कई जगह पे रेन वगैरह हुआ है और कुछ जगह पे डिमांड में भी सॉफ्टनेस देखने को मिली है, लेकिन कोई बड़ा ऑर्डर कैंसिलेशन हमने अभी तक नहीं देखा है। हमारे लिए अप्रैल काफी अच्छा गया है, मई अभी तक ठीक ठाक जा रहा है, कोई अगेन बहुत बड़ा ऑर्डर कैंसिलेशन हमने नहीं देखा है। एंड जून अभी ऑफकोर्स आना बाकी है, लेकिन हमें ऐसा नहीं एंटिसिपेट हो रहा है कि कुछ ऐसा बहुत नेगेटिव होगा पूरे FY26 के अंदर कि हम ये 33% का ग्रोथ जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के मैनेजमेंट को अगर आप देखोगे तो ये बहुत कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं, मतलब मे बी शायद इसीलिए इनको हर एक दो क्वार्टर के बाद गाइडेंस वापस से अपग्रेड करना पड़ता है, लेकिन मैनेजमेंट काफी कॉशियसली कंजर्वेटिव गाइडेंस देती है हमेशा से। तो अगर ये 33% ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं, सो इट मींस कि इनको इनको इंटरनली ये आइडिया है कि अपर एंड पे हम 40% तक ग्रो कर सकते हैं। तो उस पार्ट पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर आता है इनके गाइडेंस को लेकर के, एंड मैनेजमेंट ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, काफी कॉन्फिडेंट भी साउंड किया वो कॉन कॉल के अंदर कि ये 33% का जो हमने ग्रोथ का गाइडेंस दिया है ये सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके दिया है, जो भी इंडस्ट्री में चीजें हो रही हैं, जो बाकी हमारे क्लाइंट्स की जो कमेंट्री है उनको सुन करके और सारी चीजें देख करके हमने ये 33% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। प्लस कुछ और इन्होंने फैक्टर्स ऐड कराए हैं कि क्यों ये कॉन्फिडेंट है कि ये ग्रोथ ये अचीव कर लेंगे। तो एक तो पहला सबसे बड़ा ग्रोथ फैक्टर इन्होंने यही बताया कि हमारा जो रेवेन्यू है वो 2-3 ब्रांड्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, काफी डाइवर्सिफाइड हमारा क्लाइंट बेस है, तो वो हमको अनेबल करता है कि हम अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैनेजमेंट का कहना है कि ओवरऑल अगर आप कंज्यूमर का सेंटीमेंट देखोगे लास्ट कुछ मंथ से, तो वो लगातार पॉजिटिव होता हुआ दिखा है, इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ऐसे में जो ये जो जिन कस्टमर्स के लिए जो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट होता है उनका भी एक तरीके से इंटरेस्ट बन जाता है इस तरीके के टाइम में। आपका वो कुंभ मेला काफी अच्छा हुआ है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि डिमांड वहां से पिकअप करना स्टार्ट करेगा। तीसरा पॉइंट इनका कहना है इस इंडस्ट्री को जो ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है, एक तो वो है बहुत अंडर पेनिट्रेशन, एसी का पेनिट्रेशन या इवन रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन का पेनिट्रेशन अगर हम देखें तो बहुत कम है अभी भी। तो इतना डीपली अंडर पेनिट्रेशन है, उसके ऊपर से पॉजिटिव कंज्यूमर सेंटीमेंट बनता जा रहा है, सो ये भी एक कंबाइनिंग फैक्टर है जो ग्रोथ में हेल्प करेगा। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला इंडस्ट्री के अंदर कि आउटसोर्सिंग वर्सेस इनसोर्सिंग। तो इनका कहना है कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें ब्रांड्स के लिए आउटसोर्सिंग सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट अप्रोच आउटसोर्सिंग है। लेकिन लास्ट कुछ ईयर से जब से PLI स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तब से कुछ ब्रांड्स ने इन हाउस अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्डअप करना स्टार्ट किया था, लेकिन लास्ट ईयर जब एकदम से डिमांड में इतना सडन अपटिक आया तो बहुत सारे ब्रांड्स ने वापस से आउटसोर्सिंग करना स्टार्ट कर दिया है। सो अभी भी ब्रांड्स को अब ये क्लियर होता जा रहा है धीरे धीरे कि स्पेशली एसी जैसा जो सीजनल प्रोडक्ट है उसमें जब तक आपके पास एक बहुत बड़ा क्लाइंट बेस नहीं हो जाता और आप ग्लोबली भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट नहीं कर देते, तब तक खुद के ऊपर डिपेंड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए खुद के ऊपर डिपेंड रहना बहुत ज्यादा कॉस्ट एलिवेटेड हो सकता है आपके लिए, तो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से वो वाइबल नहीं है। सो ये ब्रांड्स को धीरे धीरे समझ में आता जा रहा है, और आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री जो है, मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, एंड हम उसमें काफी अच्छा मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट इनफैक्ट इन्होंने ये भी बोला कि हमें ऐसा लगता है कि मार्केट शेयर गेन करने में हम अभी लीड कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। सो बिकॉज अगर आप ग्रोथ भी देखोगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का, तो लास्ट काफी सारे क्वार्टर से इंडस्ट्री के बाकी सारे प्लेयर्स को ये आउट परफॉर्म कर रहा है। तो जो प्लेयर सबसे फास्ट पेस पे ग्रो करेगा, बहुत नेचुरल सी चीज है कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर भी वो गेन करेगा। तो ये सारे पॉजिटिव्स बताए मैनेजमेंट ने। देन फिफ्थ एक और फैक्टर इन्होंने बताया ग्रोथ का कि हमारे ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स तो हैं ही,
इसके अलावा भी बहुत सारे नए ब्रांड्स आ रहे हैं जो ई कॉमर्स चैनल के थ्रू, D2C चैनल के थ्रू या कुछ अदर चैनल्स के थ्रू ग्रो करने को देख रहे हैं। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का हमने भी बहुत बार डिस्कस किया इस चीज को कि मैनेजमेंट बार बार बोलती है जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है हमारा, वो सबसे मेन मोट है, हमारा एक मेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। बहुत सारे क्लाइंट्स इसीलिए हमारे साथ प्रेफर करते हैं क्योंकि हम उनको कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में लो कॉस्ट में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके देते हैं, तो उनके पास में एक बेटर मार्जिन आ जाता है और आगे वो डिपेंडिंग की कैसा सीजन चल रहा है कंज्यूमर के साथ में उस मार्जिन के साथ में प्ले कर सकते हैं। तो अब जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, जैसे सैलिकोर एक नई कंपनी आई है जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का ब्रांड है, और भी जो नई कंपनीज हैं जो ई कॉमर्स के थ्रू ग्रो कर रही हैं या D2C चैनल के थ्रू ग्रो कर रही हैं, सो उनके लिए तो स्टार्टिंग में मतलब ये मार्जिन के साथ प्ले करना, कस्टमर को ज्यादा डिस्काउंट देना, ये सब करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज तभी कस्टमर उनके पास आएगा। सो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो ऐसे प्लेयर के साथ में टाई अप करे जो उनको लो कॉस्ट में ये सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दे। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का कहना है ये एक एडवांटेज है हमारे पास में। लास्ट 4-5 ईयर्स में हमने वो कैपेसिटी बिल्डअप करी है एंड किसी भी नए प्लेयर के लिए इतना इजी नहीं है कि आके वो ये सारा एकदम से इतना बड़ा स्केल अप करे, इतनी बड़ी कैपेसिटी बिल्डअप करे और वो सारे क्लाइंट को एकदम से लेकर के जाए। सो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है एंड वहां पे हम काफी लीड करते हैं। तो ये मेन 5 फैक्टर्स हैं जो मैनेजमेंट का कहना है कि हम कॉन्फिडेंट है कि ग्रोथ अच्छा रहेगा। हाँ, वैसा ग्रोथ में भी ना रहे जैसा लास्ट ईयर था, लेकिन फिर भी उस बड़े बेस के ऊपर मैनेजमेंट 33% का ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है FY26 के अंदर। तो ये सारे इन्होंने फैक्टर्स बताए हैं। देन कैपेक्स करिए कंपनी 8 से 900 करोड़ का। सो एक और पॉइंट आ जाता है कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर प्रेशर रहेगा। तो एक तो अगर आप इनका मार्जिन का ट्रेंड देखोगे, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के पहले मार्जिन होते थे 8-7-8% के आसपास, अब 11% पहुंच गए हैं। सो कंपनी कह रही है कि इस साल मार्जिन हमारा और इंप्रूव नहीं होगा लेकिन नीचे भी नहीं जाएगा, तो सेम लेवल पे बिटा मार्जिन हम मेंटेन करेंगे। प्लस ये जो भी हम कैपेक्स वगैरह कर रहे हैं 8 से 900 करोड़ का, ये FY27 में हमको डेप्रिसिएशन में हिट करेगा। मतलब अभी FY26 में कुछ खास डेप्रिसिएशन नहीं आएगा इसका, जो मेजर पार्ट है इसका डेप्रिसिएशन का वो FY27 में आएगा। इसीलिए ऑपरेटिंग लिवरेज ये मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है एंड 39% का पैड ग्रोथ का इन्होंने गाइडेंस दिया है। देन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इस पूरी इंडस्ट्री के लिए, आपको याद होगा हम लास्ट 2-3 क्वार्टर से डिस्कस कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को लेकर के काफी चैलेंज बना हुआ है। जो कंप्रेसर है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो चाइनीज कंपनीज इंडिया में सप्लाई करती थी उनके ऊपर एक तरीके से BIS सर्टिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया है और उस सर्टिफिकेशन का जो रिन्यूअल प्रोसेस है वो भी काफी स्ट्रिक्ट है। उसको लेकर के ईपैक हो, एम्बर एंटरप्राइज हो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, इन सब कंपनीज का कहना था कि वो चैलेंज एक बड़ा रह सकता है इस इंडस्ट्री के लिए। लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया है कि उस चीज को 1 साल के लिए और एक तरीके से डिले कर दिया है। मतलब जो ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी था ये नेक्स्ट ईयर कर दिया गवर्नमेंट ने 15 अप्रैल 2026 तक का। तो यानी अगले 1 साल तक कंप्रेसर की अवेलेबिलिटी को लेकर के कोई चैलेंज नहीं रहेगा। मतलब ईपैक जैसे जो प्लेयर हैं जिनके पास में थोड़ा सा चैलेंज था सप्लाई साइड को लेकर के, वो अब थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाएगा अगले 1 साल के लिए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट खुद का कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्ड कर रहा है, पहले भी हमने डिस्कस किया था, एंड ये इनका नेक्स्ट अप्रैल तक बिल्कुल लाइव हो जाएगा, ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। प्लस इंडिया में अगर आप देखोगे तो अभी भी 85 से 90% जो कंप्रेसर्स हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 10-15% करी जाती है। वैसे तो इनका प्लान ये है कि उस कंप्रेसर का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको ये इन हाउस यूज करेंगे जिससे इनका मार्जिन और इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन साथ में आउटसोर्सिंग का भी एक ऑप्शन है इनके पास में। तो अगर कंपनी बाहर सप्लाई करेगी दूसरे प्लेयर्स को तो एक बहुत अच्छा ग्रोथ एवेन्यू हो सकता है इनके लिए, बिकॉज वही पॉइंट हमने डिस्कस किया कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी है इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर अभी भी। तो ये 3-4 नए ग्रोथ एवेन्यूज हैं कंपनी के लिए जो ये प्लान कर रहे हैं। एक और नए प्रोडक्ट के अंदर भी इन्होंने एंटर करा है, रेफ्रिजरेटर। तो अभी तक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है वो वॉशिंग मशीन, एयर कूलर और आपका रूम AC वगैरह बनाता था। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये रेफ्रिजरेटर के अंदर एंटर कर रहे हैं। साउथ में ये एक उसका प्लांट लेकर के आ रहे हैं एंड FY26 के एंड तक वो स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे अपडेट शेयर करें मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर। अब पॉइंट आता है अपॉर्चुनिटी वाइज। एक अगर हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो पर्सनली मेरा मानना है कि ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और गाइडेंस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में इतने बड़े बेस के ऊपर ये सारी चीजें अगर कोई मैनेजमेंट प्लान कर रहा है
और ओवरऑल अगर आप डायरेक्शन देखो तो हाई मतलब हाई मार्जिन प्रोडक्ट के अंदर ये एंटर करते जा रहे हैं जिसमें ग्रोथ भी अच्छी है। तो बिजनेस का डायरेक्शन अच्छा लग रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। बट यस, अगर हम अपॉर्चुनिटी वाले पॉइंट पे आए तो ये नेगेटिव बिल्कुल है किसी भी बिजनेस के लिए कि 70-80% का ग्रोथ इंजन अगर एकदम से 33% पे आ जाता है या 30% पे आ जाता है तो वो नेगेटिव जरूर लगता है। क्योंकि अगर आप यहां से इसका फॉरवर्ड पी देखोगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के स्टॉक का, सो अराउंड 60-65 का इसका फॉरवर्ड पी बन रहा है। और अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर रिफ्रेश करो अपनी मेमोरी, हमने इस चैनल पे काफी सारी अपॉर्चुनिटी डिस्कस करी है रिसेंट वीक्स में, जिनका लेट्स अगर हम कुछ नाम्स अगर डिस्कस करें तो जैसे टिप्स म्यूजिक है, जिसका 30% का ग्रोथ का गाइडेंस है, फॉरवर्ड पी उसका 37-38 के आसपास है। देन मनोरमा इंडस्ट्रीज है, जिसका 37% का ग्रोथ का गाइडेंस है और फॉरवर्ड पी उसका लगभग 54-55 के आसपास है। देन आपका सैलिकोर गैजेट्स है जो 50% का ग्रोथ का गाइडेंस है, फॉरवर्ड पी उससे भी काफी कम है उस कंपनी का। सो ये सारे प्लेयर्स अगर आप देखोगे प्लस और भी अदर प्लेयर्स हैं जो इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर हम कंपेयर करें डायरेक्टली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ में तो काफी बेटर पोजीशन में लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस। ऑफ कोर्स अभी तक तो इन्होंने ग्रोथ 70% पे किया है, बट मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि FY26 का जो गाइडेंस है वो 33% है। तो अगर मैं अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बिल्कुल जैसा ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी पहली थी वैसे नहीं लगती है, बहुत सारे अदर ऑप्शंस लगते हैं जहां पे ज्यादा रीरेटिंग का पॉसिबिलिटी है। क्योंकि 65, 60, 70 का पी 30-32% के ग्रोथ के साथ में रीरेटिंग की पॉसिबिलिटी इतनी है नहीं। और उस पर यह भी डिपेंड करता है कि जो आपके बाकी प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में, एम्बर एंटरप्राइज हो गया, ईपैक ड्यूरेबल हो गया, उनका कैसा परफॉर्मेंस आता है। क्योंकि अगर ओवरऑल इंडस्ट्री का ट्रेंड ही नीचे की तरफ जाएगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि किसी स्टॉक का एक पी री रेटिंग हो सकता है। सो उस पॉइंट से देखें तो बिल्कुल नेगेटिव लगता है। एंड जनरली इस केस में मैं बिल्कुल प्रेफर करता नहीं हूं कि इंक्रीमेंटल कैपिटल मेरा उस तरीके के बिजनेस में जाए जबकि मेरे पास और बेटर ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। बट यस, सब्जेक्टिव केस है ये। अगर मेरे पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा एलोकेशन है तब तो मैं ऑफकोर्स कट करूंगा, लेकिन जिस तरीके के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हैं इस कंपनी के, जैसे इनकी कंसिस्टेंसी रही है और अभी भी जिस सिनेरियो में ये गाइडेंस दे रहे हैं, जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं बिल्कुल पर्सनली प्रेफर करूंगा कि एक नॉर्मल एलोकेशन लेकर के इसको कंटिन्यू रखा जाए, आगे ट्रैक किया जाए, बिजनेस का डायरेक्शन देखा जाए। एक पॉइंट ये भी बनता है कि जैसे लास्ट ईयर इन्होंने Q1 के अंदर गाइडेंस को आके अपग्रेड करा था, सो अगर उस तरीके की चीज हुई तब तो अपॉर्चुनिटी और बेस्ट हो जाएगी आगे चल के। हालांकि इस बार उसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत खराब गया था, 2023 का जो कैलेंडर ईयर था। इस बार पिछले साल का बेस बहुत स्ट्रांग है और अभी तक पूरा जो समर सीजन आप देखोगे तो वैसी पॉजिटिविटी देखने को मिली नहीं है। सो गाइडेंस यहां से अपग्रेड करने का चांस काफी कम लगता है। इनफैक्ट इसका अपोजिट बिल्कुल हो सकता है कि मे बी डिमांड और स्लगिश हो जाए और इनको गाइडेंस घटाना पड़े। बट अभी तो उस पर प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। जिस तरीके की पिक्चर अभी है तो बहुत लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं लगती बिल्कुल, ऑफ कोर्स और बेटर ऑप्शंस हैं। बाकी इसका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे एंड देखते हैं आगे कैसा प्रोग्रेस होता है। और जो कंपनीज हैं उनके भी रिजल्ट आएंगे, एम्बर, ईपैक वगैरह, उनके भी रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।